हेलो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं माइनर लॉ के पार्ट सी को, जिसमें कोर्ट फी एक्ट से प्रश्न पूछा जाता है। इस पार्ट में भी आपसे 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस या फिर एक 20 मार्क्स का और 2 10-10 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपके 20 मार्क्स कवर करवाने के लिए हम सेक्शन 7 पर आ रहे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सेक्शन 7 में मेनली 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला फिक्स्ड और एड वैलोरम फी के बीच डिफरेंस, और दूसरा इसमें हाइपोथेटिकल केस के फैक्ट्स देकर मांगे गए रिलीफ के अनुसार कोर्ट फी डिटरमाइन करने के लिए कहा जाता है। और इसी में सेक्शन 7(4)(c) में आपको पूछा जा सकता है कि कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ फ्लोज आउट ऑफ डिक्लेरेटरी रिलीफ, इसके लिए कोर्ट ने क्या टेस्ट बताए। पहले टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम बताएंगे कि इस एक्ट में मेनली 2 तरीके की कोर्ट फी ली जाती है। पहला एड वैलोरम फी, जो कि शेड्यूल 1 में दी गई है। इसमें कोर्ट से मांगे गए रिलीफ के अकॉर्डिंग अमाउंट को प्लेंटिफ डिक्लेयर करता है, उसके प्रपोर्शन में परसेंटेज के हिसाब से कोर्ट फी लगती है। जैसे अगर प्लेंटिफ ने कोर्ट में मांगे गए रिलीफ के अकॉर्डिंग सूट की वैल्यूएशन 3000 रुपए डिसाइड की, तो फिर शेड्यूल 1 में जाकर देखना है कि वहां पर जब 3000 रुपए की वैल्यूएशन होती है तो कितनी कोर्ट फी ली जाती है, और फिर उसी के अनुसार कोर्ट फी दी जाती है। कमर्शियल एविएशन केस में ये बताया गया कि सेक्शन 7(4) में सर्टेन सूट्स है जिनकी वैल्यूएशन डिसाइड करना अनसर्टेन है। इस वजह से लेजिस्लेशन ने प्लेंटिफ को राइट दिया है कि वो खुद से वैल्यूएशन डिसाइड कर सके, लेकिन ये वैल्यूएशन अनरीजनेबल, अंडर वैल्यूड होने पर कोर्ट इसमें सेक्शन 10 और 12 के अंतर्गत इंटरफेरेंस कर सकती है। और इसे कोर्ट ने केसेस जैसे कि तारा देवी केस 1986, अब्दुल हामिद केस 1978 इत्यादि में भी कहा था। दूसरी है फिक्स्ड कोर्ट फी, जो कि शेड्यूल 2 में दी गई है। इसमें ऐसे सूट्स आते हैं जिनकी कोर्ट फी कोर्ट द्वारा फिक्स कर दी गई है। ये एड वैलोरम से कंपैरेटिवली काफी कम होती है। इसी के साथ क्वेश्चन का पहला टाइप कंप्लीट होता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम सबसे पहले बताएंगे कि सेक्शन 7 में सर्टेन सूट्स में कोर्ट फी किस अकॉर्डिंग पे की जाएगी, इसे बताया गया है। इसके बाद हम सेक्शन 7 में 4 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताएंगे। पहला प्रोविजन सेक्शन 7(4)(b), दूसरा सेक्शन 7(4)(c), तीसरा सेक्शन 7(4)(f) और फोर्थ है सेक्शन 7 सबसेक्शन 11 का क्लोज CC। अब यहाँ एक साथ हम आपको बता रहे हैं सभी केसेस और इनके प्रोविजंस, लेकिन एग्जाम में आप जिस सेक्शन का क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेक्शन और उसके केसेस बताना। पहला प्रोविजन है सेक्शन 7(4)(b). इसमें कहा गया है कि प्लेंटिफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपने हिस्से को इन्फोर्स करवाने के लिए जो सूट फाइल करता है उसकी वैल्यूएशन वो खुद से डिसाइड करेगा। फिर हम इससे रिलेटेड केसेस को बताएंगे। पहला लैंडमार्क जजमेंट संथप्पा चेतियार वर्सेस रामानाथन चेतिया 1958 के केस में दिया गया था। इस केस में अपीलेंट ने पार्टीशन सूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने वैल्यूएशन खुद से डिसाइड करने के बजाय मद्रास अमेंडमेंट के अनुसार फिक्स्ड कोर्ट फी दी और जुरिडिक्शनल वैल्यू खुद से डिसाइड करके 15 लाख मेंशन की। यहाँ हाई कोर्ट ने प्लेंटिफ से फिक्स्ड कोर्ट फी लेने के बजाय प्लेंटिफ द्वारा डिसाइडेड की गई जुरिडिक्शनल वैल्यू के हिसाब से कोर्ट फी ली। आगे चल के प्लेंटिफ ने इस जुरिडिक्शनल वैल्यू को अमेंड करने का भी सोचा, लेकिन कोर्ट ने इस ओरिजिनल प्लेन को अमेंड करने से मना कर दिया। इस वजह से फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया, ये डिसाइड करने के लिए कि कोर्ट फी जुरिडिक्शनल वैल्यू के हिसाब से कंप्यूट की जाएगी या फिर प्लेंटिफ द्वारा डिसाइड किए गए अमाउंट के बेसिस पर। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि पार्टीशन सूट में अक्सर प्लेंटिफ और उनके वकील ये सोचते हैं कि फिक्स्ड कोर्ट फी दी जाती है। शायद इसी वजह से प्लेंटिफ ने वैल्यूएशन करके 15 लाख सिर्फ जुरिडिक्शनल वैल्यू मेंशन किया है। इसलिए जब कोर्ट को चेक करते समय पता चलता है तो प्लेंटिफ को प्लेंट में अमेंड करने का मौका देना चाहिए। आगे कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो केसेस कोर्ट फी में सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में आते हैं उनको सेक्शन 8 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट के साथ पढ़ने पर पता चलता है कि जो वैल्यू कंपटीशन ऑफ कोर्ट फी और जुरिडिक्शन के लिए बताई गई है उन्हें इसमें सिमिलर माना गया है। लेकिन पहले कोर्ट फी के लिए वैल्यूएशन डिसाइड होती है और इस बेसिस पर जुरिडिक्शनल वैल्यू डिसाइड होती है, ना कि वाइस वर्सा जैसे कि लोअर कोर्ट इस केस में कर रहे थे। इसलिए कोर्ट अपील अलाउ कर देती है। दूसरा केस है हरदीप सिंह वर्सेस बलदेव सिंह एंड अदर्स 2013। इस केस में प्लेंटिफ ने 30,000 कोर्ट में पार्टीशन और 1/4 प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए सूट फाइल किया, जिसमें प्लेंटिफ ने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा एस्टिमेट करके कोर्ट फी दी। ट्रायल कोर्ट ने इस केस की जुरिडिक्शनल वैल्यू पार्टीशन में इन्वॉल्व पूरी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखी और प्लेंट को CPC के ऑर्डर 7 रूल 10 के अंतर्गत रिटर्न कर दिया, इस ग्राउंड पर कि ये सूट उनके पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के बाहर है। इसे ही प्लेंटिफ ने चैलेंज किया, ये कंटेन करते हुए कि जुरिडिक्शनल वैल्यू भी प्लेंटिफ के शेयर के अनुसार डिसाइड होनी चाहिए, ना कि पूरी प्रॉपर्टी के अनुसार। इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने CPC के ऑर्डर 7 रूल 10 के साथ पंजाब हाई कोर्ट रूल्स, जो कि दिल्ली में भी एप्लीकेबल है, उसमें सूट वैल्यूएशन एक्ट के सेक्शन 9 को ऑब्जर्व करते हुए कहा कि कोर्ट की जुरिडिक्शनल वैल्यू
पार्टीशन में इन्वॉल्व एंटायर प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिसाइड होती है। साथ ही कोर्ट सेक्शन 74B को ऑब्जर्व करते हुए कहती है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए फाइल किए गए सूट्स में कोर्ट फी प्लेंटिफ के शेयर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, ना कि जुरिडिक्शनल वैल्यू। इसी के साथ कोर्ट पिटीशन को डिसमिस कर देती है। अब हमारा तीसरा प्रोविजन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 का क्लोज सी। इसमें कहा गया है कि अगर डिक्लेरेशन के साथ कोई कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ भी मांगा गया हो तो रिलीफ की वैल्यूएशन प्लेंटिफ खुद से करेगा। यहाँ डिक्लेरेटरी रिलीफ कोर्ट द्वारा की गई एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होती है जिसमें कोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि आपके लीगल राइट इस चीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा है कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। ये एक एडिशनल रिलीफ होता है जो कि डिक्लेरेटरी के कॉन्सिक्वेंस में कोर्ट से लिया जाता है। यानी कि अगर डिक्लेरेटरी रिलीफ है तो वहाँ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ हो सकता है, लेकिन अगर डिक्लेरेटरी रिलीफ ही नहीं है तो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर किसी सूट में सिर्फ डिक्लेरेटरी रिलीफ है तो शेड्यूल 2 के अनुसार एक फिक्स्ड कोर्ट फी लगती है, और अगर वही डिक्लेरेटरी विद कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है तो शेड्यूल 1 के अंतर्गत कोर्ट फी ली जाती है। अब इस प्रोविजन से पूछा जा रहा क्वेश्चन जिसमें कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ फ्लोज आउट ऑफ डिक्लेरेटरी रिलीफ पर कोर्ट द्वारा बताए गए 2 टेस्ट बताएंगे, जिसमें पहला है नेचर ऑफ सूट, जिसमें इसे डिटरमाइन करने के लिए सूट का नेचर देखा जाता है। इसके बारे में इनडायरेक्टली 2 केसेस में डिस्कस हुआ है। पहला है शमशेर सिंह वर्सेस राजेंद्र प्रसाद 1973। इस केस में मॉर्गेज यानी अपीलेंट रेस्पोंडेंट 1 और 2 के फादर पर सूट फाइल करते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंस में कोर्ट डिक्री पास कर देती है कि अपीलेंट अपना लोन रिकवर करने के लिए उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। इस डिक्री के एग्जीक्यूशन से पहले रेस्पोंडेंट 1 और 2 मॉर्गेज को इनवैलिड डिक्लेयर करवाने के लिए सूट फाइल करते ही कहते हुए कि मॉर्गेज विदाउट फैमिली नेसेसिटी और कंसिडरेशन के हुआ था, इसलिए हम पर बाइंडिंग नहीं होगा। उन्होंने इस रिलीफ को सिर्फ डिक्लेरेटरी मानते हुए शेड्यूल 2 के अनुसार फिक्स्ड कोर्ट फी दी, जिसे अपीलेंट ने चैलेंज किया। या सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि रेस्पोंडेंट का सूट मैट डिक्लेरेटरी नहीं था, बल्कि उसमें कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ डिक्री को एग्जीक्यूट कराने से रोकने का भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, क्योंकि हिंदू लॉ के तहत जब एक पिता करता होता है तो उसके द्वारा की गई मॉर्गेज डीड पूरी फैमिली पर बाइंडिंग होती है, यानी कि इससे उनके राइट इफेक्ट होते हैं। इस कारण से रेस्पोंडेंट 1 और 2 को डिक्री को एग्जीक्यूट कराने से रोकना जरूरी था, इसलिए कोर्ट अपील अलाउ कर देती है। दूसरा केस सुहरी सिंह वर्सेस रणधीर सिंह एंड अदर्स 2003 है। इस केस में प्लेंटिफ सेवरल रिलीफ्स मांगता है, जिसमें एक रिलीफ ये भी होता है कि उनके पापा ने 2 घर और एग्रीकल्चर लैंड जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्रोसीड से खरीदे थे, उसके रेस्पेक्ट में जो अदर डिफेंडेंट्स के नाम पर सेल डीड एग्जीक्यूट की, उसके रिगार्डिंग ये डिक्लेयर किया जाए कि ये उन पर बाइंडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को पार्सनरी होगी जिसकी उन्होंने विदाउट लीगल नेसेसिटी सेल डीड एग्जीक्यूट की। सभी रिलीफ के लिए अपीलेंट ने फिक्स्ड कोर्ट फी दी, जिसे ही यहाँ पे चैलेंज किया गया। या सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर सेल डीड का एग्जीक्यूटेंट डीड को अनल कराना चाहता है तो उसे कैंसिलेशन ऑफ डीड का रिलीफ मांगना जरूरी होता है, जो कि कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है। लेकिन अगर नन एग्जीक्यूटेंट डीड को अनल कराता है तो उसे डिक्लेरेटरी रिलीफ मांगना होगा कि डीड इनवैलिड, इलीगल और उस पर नन बाइंडिंग है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अगर डीड के नन एग्जीक्यूटेंट होने के साथ साथ उस पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन भी नहीं है तो उसे पोजीशन भी मांगना होगा, जो कि कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ हो जाएगा। और प्रेजेंट केस में अपीलेंट सिर्फ सेल डीड के नन एग्जीक्यूटेंट ही नहीं थे, बल्कि उसका इस जगह पर पोजीशन भी नहीं था, इसलिए इसे कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ मांगना होगा, जिसमें सेक्शन 74C के अनुसार डिक्लेरेटरी और कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ के लिए शेड्यूल 1 के अनुसार एड वेलोरम फी लगेगी। इसके बाद हम दूसरा टेस्ट बताएंगे जिसमें कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ फ्लोज आउट ऑफ डिक्लेरेटरी रिलीफ को देखने के लिए प्लेंट का सब्सटेंस देखा जाता है। इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट अशोक वर्सेस नारा सिंह राव 1975 के केस में दिया गया था। इस केस में प्लेंटिफ ने इन्हीं दोनों पार्टीज के बीच हुए पहले सूट के कॉम्प्रोमाइज को चैलेंज करते हुए कहा कि ये प्रीवियस डिक्री उन पर बाइंडिंग नहीं होगी क्योंकि वो फ्रॉडोलेंटली हुई थी, इसलिए प्रीवियस डिक्री को इनइफेक्टिव और वॉइड डिक्लेयर किया जाए। इस डिक्लेरेटरी रिलीफ के लिए उन्होंने शेड्यूल 2 के अनुसार फिक्स्ड कोर्ट फी दी। या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में जब तक कोर्ट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करती कि डिक्री फ्रॉडोलेंटली पास हुई थी तब तक डिक्री प्लेंटिफ पर बाइंडिंग मानी जाएगी, इसलिए प्रेजेंट केस में डिक्री बाइंडिंग थी और प्लेंटिफ के राइट बेस से इफेक्ट हो रहे थे। आगे कोर्ट ने शमशेर सिंह केस 1973 पर रिले करते हुए प्लेंट में लिखे गए बाहरी शब्द को देखने के बजाय उसकी सब्सटेंस को देखते हुए कहा कि प्लेंट में सब्सटेंशियली प्लेंटिफ अपने रिलीफ में इस डिक्री को सेट असाइड करने की भी डिमांड कर रहा है, यानी कि डिक्लेरेटरी के साथ साथ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ भी मांग रहा है, इसलिए कोर्ट फी सेक्शन 74C के अनुसार एड वेलोरम लगेगी। इसी के साथ हमारे ये दोनों टेस्ट कंप्लीट होते हैं।
इसके बाद अगर सिर्फ सेक्शन 74C में टेस्ट के अलावा नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें आपको तारा देवी वर्सेस श्री ठाकुर राधा कृष्ण महाराज 1987 का केस भी बताना है। इस केस में प्लेंटिफ ने नागेंद्र प्रसाद द्वारा डिफेंडेंट 1 के नाम पर किए गए जमीन के पट्टा या डॉक्यूमेंट्स को इनवैलिड डिक्लेयर करवाने के लिए और मैस ने प्रॉफिट्स लेने के लिए सूट फाइल किया। इसके लिए प्लेंटिफ ने लैंड से आ रहे किराए के बेसिस पर वैल्यूएशन करके कोर्ट फी दी, लेकिन इसे डिफेंडेंट ने चैलेंज किया इस आधार पर कि यह अंडर वैल्यूड है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 74C के अंतर्गत फाइल किए गए सूट्स में वैल्यूएशन प्लेंटिफ डिसाइड करता है और इसमें कोर्ट सिर्फ तभी इंटरफेयर कर सकती है जब कोर्ट को लगे कि वैल्यूएशन क्लियरली आर्बिट्रेरी और अंडर वैल्यूड है। लेकिन इस केस में कोर्ट को ये आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल नहीं लगी क्योंकि ये रेंट के बेसिस पर कैलकुलेट की गई थी, इसलिए कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस कर देती है। अब हमारा तीसरा प्रोविजन है सेक्शन 74F, जिसमें कहा गया है कि सूट फॉर अकाउंट्स में कोर्ट फी के लिए रिलीफ की वैल्यूएशन प्लेंटिफ करेगा और फिर कोर्ट फी एड वैलोरम दी जाएगी। इससे रिलेटेड केस मटेरियल में 2 केसेस है। पहला लैंडमार्क जजमेंट अब्दुल हमीद सामसी वर्सेस अब्दुल मजीद के 1988 के केस में दिया गया था। इस केस में रेस्पोंडेंट जो कि प्लेंटिफ है, उन्होंने डिफेंडेंट के अगेंस्ट 4 रिलीफ्स डिमांड करते हुए सूट फाइल किया। पहला डिक्लेरेटरी रिलीफ, जिसमें वो न्यू पार्टनरशिप डीड को इलीगल डिक्लेयर करवाना चाह रहे थे, और 3 इंडिपेंडेंट रिलीफ्स थे। पहला, इलीगल डिक्लेरेशन के बाद पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवाया जाए। दूसरा, न्यू पार्टनरशिप के फाइनेंशियल रिकॉर्ड यानी प्रॉफिट लॉस को कोर्ट एग्जामिन करे। और तीसरा, प्लेंटिफ को उसके हिस्से का प्रॉफिट दे। लेकिन इन सभी रिलीफ्स के लिए उन्होंने कोर्ट फी सेक्शन 74F में खुद से वैल्यूएशन करके सिर्फ 150 रुपीज़ दिए, जिसे अपीलेंट द्वारा चैलेंज किया गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 74 में फाइल किए गए सूट फॉर अकाउंट्स में प्लेंटिफ के पास अधिकार है कि वो खुद से रिलीफ की वैल्यूएशन डिसाइड कर सके, लेकिन अगर प्लेंटिफ डेलिब्रेटरी रिलीफ को अंडर वैल्यू दिखाता है तो कोर्ट के पास भी पावर है कि वो उसे एग्जामिन करे और करेक्ट करे। प्रेजेंट केस में रेस्पोंडेंट या प्लेंटिफ द्वारा डिसाइडेड अंडर वैल्यूएशन आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल है, इसलिए कोर्ट इस केस को वापस ट्रायल कोर्ट में भेजती है ताकि वो एक्चुअल वैल्यू को डिसाइड कर सके। और अगर उन्हें एक्चुअल वैल्यू को देखने के बाद लगे कि उनके पेक्यूनियरी लिमिट से बाहर है तो सीपीसी के ऑर्डर 7 के रूल 10 के अंतर्गत प्लेन को रिटर्न कर दे। दूसरा लैंडमार्क जजमेंट कमर्शियल एविएशन वर्सेस विमला पन्नालाल 1988 के केस में दिया गया था। इस केस में रेस्पोंडेंट यानी प्लेंटिफ ने अपीलेंट के खिलाफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रेंडिशन ऑफ अकाउंट के लिए सूट फाइल किया, जिसमें प्लेंटिफ रेंडिशन ऑफ अकाउंट में अपना ड्यू अमाउंट 25 से 30 लाख एस्टिमेट करता है, लेकिन कोर्ट फी 200 रुपीज़ ही देता है। इस वजह से सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11B के अंतर्गत ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है कि ये अमाउंट अंडर वैल्यूड है, इसलिए प्लेन रिजेक्ट हो जाना चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंडेंट यानी अपीलेंट के अपील को डिसमिस करते हुए सर्टेन ऑब्जर्वेशंस दी। पहली, सेक्शन 74 में ऐसे सर्टेन सूट्स है जिनमें वैल्यू डिसाइड करना अनसर्टेन है, जैसे कि सूट फॉर अकाउंट्स, पार्टीशन इत्यादि। इसलिए लेजिस्लेचर प्लेंटिफ को राइट देती है कि वो खुद से वैल्यूएशन डिसाइड कर सके। आगे कोर्ट ने ये कहा कि इस प्लेंट को सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11B में तब तक रिजेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कोर्ट खुद से सूट की वैल्यूएशन डिसाइड करने में एबल ना हो। हालांकि अगर डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्टिव या डेफिनेट स्टैंडर्ड दिया हो, जैसे कि प्रोविडेंट फंड के क्लेम में प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, और फिर भी प्लेंटिफ कोर्ट फी उस अमाउंट के हिसाब से नहीं देता तो प्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है। लेकिन प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ ने जो 25 से 30 लाख ड्यू अमाउंट एस्टिमेट किया था वो वैल्यूएशन डिसाइड करने का डेफिनेट स्टैंडर्ड नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ एस्टिमेशन था जिसे प्रूव करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। इसलिए कोर्ट प्लेंटिफ द्वारा पे की गई कोर्ट फी को रिजनेबल मानती है। कोर्ट फी का आखिरी प्रोविजन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 11 क्लोज CC, जिसमें कहा गया है कि जब मकान मालिक किराएदार के खिलाफ रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट फाइल करता है तब कोर्ट फी प्रीवियस ईयर के रेंट अमाउंट के बेसिस पर कैलकुलेट होती है। इससे रिलेटेड पहला लैंडमार्क जजमेंट रामनारायण प्रसाद वर्सेस अतुल चंदे 1994 के केस में दिया गया था। इस केस में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ पोजीशन ऑफ रिकवरी और अरियर्स ऑफ रेंट के लिए सूट फाइल किया, लेकिन डिफेंडेंट ने इसको ऑब्जेक्ट करते हुए अपने रिटन स्टेटमेंट में कहा कि प्लेंटिफ मेरा मकान मालिक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे से जिस सेल डीड के थ्रू प्रॉपर्टी ली थी वही जेन्युइन नहीं थी, इसलिए अभी भी मैं ही इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। तो यहाँ कोर्ट ये डिसाइड करती है कि क्या डिफेंडेंट के डिनायल से कोर्ट फी पर इफेक्ट होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 711CC के अनुसार मकान मालिक और किराएदार के बीच रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए फाइल किए गए सूट में कोर्ट फी एनुअल रेंट के बेसिस पर तय होती है, तब भी जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ के टाइटल से मना कर देते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ द सूट सिर्फ प्लेंट के बेसिस पर डिसाइड होता है।
आगे कोर्ट ने संथप्पा केस 1958 को रेफर करते हुए कहा कि प्लेन से ही डिसाइड होता है कि कितनी कोर्ट फी देनी चाहिए, ना कि डिफेंडेंट की डिनायल या डिफेंस से, क्योंकि कोर्ट फी सूट फाइल करते समय पे की जाती है और उस समय कोर्ट के पास सिर्फ प्लेंट होती है, ना कि डिफेंडेंट का रिप्लाई। इसलिए कोर्ट रेंट के बेसिस पर पे की गई कोर्ट फी को रीजनेबल मानते हुए अपील अलाउ कर देती है। दूसरा लैंडमार्क जजमेंट नंद किशोर कालरा वर्सेस हरीश माथुर 2015 के केस में किया गया था। इस केस में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ रिकवरी ऑफ पोजीशन और अरियर्स ऑफ रेंट के लिए सूट फाइल किया, जिसमें प्लेंटिफ का कंटेंशन था कि किराया 2011 से बढ़कर 11,000 रुपये हो चुका है, लेकिन डिफेंडेंट 600 रुपये पर महीने के हिसाब से ही पेमेंट कर रहा था। इसलिए एक्चुअल रेट का अमाउंट 11,000 रुपये है, तो कोर्ट फी इसी अमाउंट पर लगनी चाहिए। फिर आगे चलकर कोर्ट को पता चलता है कि अर्लियर लीव टू डिफेंड में डिफेंडेंट ने रिटर्न सबमिशन में ये एक्सेप्ट कर लिया था कि प्रीमाइसेस का किराया 11,000 रुपये है, जिससे फिर डिफेंडेंट मुकरने की कोशिश करता है, जिससे कि उसकी कोर्ट फी कम लगे। दिल्ली हाई कोर्ट सेकेंड अपील में ऑब्जर्व करती है कि डिफेंडेंट ने खुद अपने एप्लीकेशन में लिखा था कि किराया 11,000 रुपये पर महीने है, इसलिए ये एक वॉलेंटरी सबमिशन माना जाएगा और ये एडमिशन क्लियर और लिखित रूप में भी था, जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिशन दिखाकर कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए कोर्ट फी इसी अमाउंट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाएगी। आगे कोर्ट ने डिफेंडेंट का ये कंटेंशन कि ट्रायल कोर्ट का इस केस में पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ही नहीं था, क्योंकि प्लेंटिफ द्वारा 3 लाख से ऊपर अमाउंट क्लेम किया गया था, को रिजेक्ट करते हुए कहा कि अगर ट्रायल के दौरान ठीक से ऑब्जेक्शन रेज ना हो तो सीपीसी के सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत उस ऑब्जेक्शन को अपील में भी कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन इसके बावजूद भी प्लेंटिफ ने प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाते हुए अपीलेंट स्टेज पर ही क्लेम रिड्यूस कर दिया, जिससे कि केस ट्रायल कोर्ट के जुरिडिक्शन में आ जाए। इसलिए केस को सेकेंड अपील में मेरिट पर सुनने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि इसमें कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं था, जिससे कि इस अपील को सीपीसी के सेक्शन 100 के अंतर्गत मेंटेनेबल किया जा सके। इसलिए कोर्ट अपील डिसमिस कर देती है। इसी के साथ हमारा माइनर लॉ का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमें सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नए पार्ट के साथ।